So I'll start with something very different, because the topic that has been given to me is about marginalization of issues from the mainstream media. An 85-year-old woman who was getting a pension of 2,000, because now you know there are a lot of states giving out pensions. अब तो दिल्ली इलेक्शंस में भी जो है काफ़ी अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, कोई 2,000, 2,100, 2,500. So a lady was getting 2,000 pension every month. For 16 months she didn't get. She lived in a village about 45 kilometers from a very known destination, airport destination. Nobody knew about her for 16 months, until one day, one local youth, 26 probably, he came up, he got to know and he said, no, I need to inform this to somebody. And उन्होंने जो है एक मीडिया आउटलेट को इन्फॉर्म किया. उसके बाद उस स्टोरी को आने में करीब 2 महीने लग गए. 16 महीने के बाद उस बूढ़ी औरत को पेंशन मिल जाती है. ट्रेजेडी ये होती है कि 16 महीने के बाद जब उनको पेंशन मिल गई, on the 3rd day her husband passes away. So you can see the kind of disaster this woman has faced. Reason? Bad access to as far as roads are concerned. For 16 months, the bank also didn't realize that they could have gone checked on top, because आप लोग सभी जानते हैं that there is something called as life certificate submit करना होता है banks में, और अगर नहीं हो रहा है, especially if they are very senior citizens and this is post COVID, so the bank is expected to go and check on the person. And if not for this boy, youth, probably उनकी स्टोरी कभी किसी को पता भी नहीं चलती. एक बहुत ही गुर्बत की हालत से उन्होंने अपने 15-16 महीने गुजारे. उसके बाद जब अल्टीमेटली 32,000 उनके अकाउंट में आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनको जाकर के विजिट किए, तो 3 दिनों के बाद उनके शौहर का इंतकाल होता है. समबडी हुज बैक इज बेंट, आप समझ सकते हैं, 85 ईयर्स एज, गांव में रह रही हैं. अब जाकर के गवर्नमेंट ने 1 लाख का उनका हाउस मेंटेनेंस के लिए थ्रू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अप्रूव किया. एंड कैन यू गेस ये कौन से स्टेट की बात हो रही है? एग्जैक्टली, मतलब मैं गोवा से हूँ तो ऑब्वियसली आपको आसान है, बट कैन यू इमेजिन कि एक ऐसा स्टेट जिसको पूरी दुनिया ये समझती है कि डेवलप्ड है, फॉरवर्ड लुकिंग है, हर चीज़, मतलब आप स्टैटिस्टिक्स ढूंढ के निकालेंगे तो आपको इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में अगर पता चलेगा तो सबसे टॉप, मतलब हर साल 2nd, 3rd, 1st यही में मिलेगा 10 सालों में. इकोनॉमिकली वेल ऑफ, सड़कें जो हैं आपके यहाँ पे हाईवेज इतनी अच्छी नहीं होती जितने नॉर्मली हमारे यहाँ के लोकल सड़कें अच्छी होती हैं. और दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे ये गांव है. और अब उसको बहुत जल्द IIT जो गोवा में इस्टेब्लिश होने वाला है, उसका कैंपस उसी करीब में बनने वाला है. तो ऐसे इलाके में आप सोचिए कि एक 85-year-old की कहानी मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंचती. एंड दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ hundreds and thousands of issues that we see in today's media. And mainstream बोलो, आप legacy media बोलिए, गोवा इज़ नोन फॉर टूरिज़्म. और हाल फिलहाल में आप सब यूट्यूब फॉलो करते हैं, आप ऑब्वियसली इन्फॉर्म्ड हैं, तो गोवा, इंडिया की टूरिज़्म इंडस्ट्री और स्पेशली गोवा टूरिज़्म के बारे में जितनी बैशिंग पिछले 2 महीने में आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी कि अब गोवा का टूरिज़्म ख़त्म होने पे है, और जो भी वहाँ पे जा रहा है मार खा रहा है. लोग भी, इन्फ्लुएंसर्स भी, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब
पे वीडियोस डाल रहे हैं। डेफिनेटली गोवा का टूरिज्म डिक्लाइन में है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पोस्ट कोविड ओवरऑल अगर टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रोथ इंडिया में देखें वो डिक्लाइन पे है। गोवा बिकेम अ एग्जाम्पल ऑफ फेलियर एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न, कि किस तरह पॉलिसी इज बैड, एवरीथिंग, हाउ लोकल्स आर ट्रीटिंग फॉरेनर्स। एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, नेशनल मीडिया ने बैशिंग काफ़ी सारी की। मैं जब वीडियोस देखता था, सम लाइक इवन वेल नोन senior journalists who are not on big positions now, but they are print हो या जिनके लिए वो कॉलम्स लिखते हैं या एंकर करते हैं, इन्होंने भी जो है गोवा की बैशिंग की। प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ एक इंफॉर्मेशन जो आ रही है, जिस आज सुबह से जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी का हिस्सा है। गोवा गवर्नमेंट ट्राई टू गो ऑन द डिफेंसिव। उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट किए, कहा कि नहीं हमारे तो स्टैटिस्टिक्स हमारे हिसाब से तो 90 लाख लोग इस मरतबा टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ्लरिश किए हैं, 70 लाख डोमेस्टिक एंड 20 लाख फॉरेन टूरिस्ट हैव कम। बट द रियलिटी इज डिफरेंट, एंड द रियलिटी इज कि टूरिज़्म के पीछे जो एक्सेसेस हो रहे हैं वो जो है, these things have never been highlighted, they have never come to the fore. जैसे कि हर कोई जब भी गोवा की बात करे, इसलिए मैंने कहा गोवा की जब बात होती है तो the first thing which comes to anybody who I interact with, यार गोवा यार बीच पे आप पड़े रहो, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जिस तरह कहीं और किसी को अपने लाइवलीहुड के लिए मेहनत करनी पड़ती है, गोवा में भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। In fact, I think the struggle is more, given that the economy and the disparity is such where the expenses in comparison to any other probably town. So we normally look at Goa as a big, but it's not even a metro city. कोई भी सिटी जो है, आप यूँ अंदाज़ा कीजिए कि गोवा में एक ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बाकी सब म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं। तो उससे आप अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोवा की सिटीज़ भी जो हैं, जिनको हम टाउन्स आर सो स्मॉल, येस दे हैव बेटर रोड्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट दीज थिंग्स ओनली मैटर टू दी आई। और वो बोलते हैं ना, मेकअप जब करते हैं तो खूबसूरत दिखते हैं, तो गोवा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें हैं। बट यू स्क्रैप द सरफेस and what you'll find is a lot of distress, and this it's common across, so it's not that कि जो distress आपको दूसरे स्टेट्स में मिलता है वो नहीं मिलता, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर के is why people have been so aggressively against tourists. One is for the behavior, कि गोवा में आने के बाद सब चलता है, that's not the thing. गोवा का अपना एक कल्चर है। एक वर्ड यूज़ होता है, आप उसको चाहे गूगल कर लें, समथिंग कॉल्ड सुसेगाद, SUSEGAD। सुसेगाद मतलब एक्चुअली इट मीन्स कंटेंट, रिलैक्स्ड, टू द एक्सटेंट जो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज है कोंकणी, उसमें किसी को क्या, जब पेरेंट्स अपने बच्चे की कांस्टेंट चिड़चिड़ाहट से मतलब चिड़ हो जाते हैं तो कहते हैं सुसेग दी रहे, मतलब थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा मुझे वक्त दो रिलैक्स होने के लिए। लेकिन इस चीज़ को लोगों ने समझा है कि नहीं, गोवा के लोग कुछ नहीं करना चाहते, दे आर लिस्ट इंटरेस्टेड, लिस्ट बॉदर्ड अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी डन। इसका और एक जो पूरा मसला है वो इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि जैसे दिल्ली में एक 1 BHK या 2 BHK फ्लैट कितने का आता होगा? 18 लाख में 2 BHK। मैं रेंट की नहीं बात कर रहा हूँ भाई, खरीदने की बात कर रहा हूँ। मैं आज ही मैं बुक कर लूँ। अरे उससे ज़्यादा होगा। मतलब किसी के पास अगर यहाँ पे 1 BHK या 2 BHK हो, तो हमारे यहाँ पे अभी एक IAS ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी यहाँ की एक प्रॉपर्टी बेची एंड ही इन्वेस्टेड इन गोवा फॉर 5 करोड़।
तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उनको यहाँ पे कितना पैसा मिला होगा। हाँ, तो ठीक है, और व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एन ओवरऑल पिक्चर। मान लीजिए आप अभी इस एरिया को मान लीजिए, तो इस एरिया में आपको 18 लाख में शायद रेंट के लिए भी मिलना मुश्किल हो, राइट? तो सो व्हेन वी एंड दिस इज, इसलिए आप जो है अगर थोड़ा सा गोवा की लोकल मीडिया को पढ़ें, स्पेशली इंग्लिश मीडिया न्यूज़पेपर्स, तो आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा द शर्माज, द वर्माज ऑफ नॉर्थ इंडिया आर इन्वेडिंग इनटू गोवा। अभी एक लोधा, आई थिंक, हाँ, नॉट द ओनली लोधा, उसका अभिनंदन लोधा ऐसा कुछ तो नाम है ग्रुप का। सो दे हैव अ प्रोजेक्ट देयर, गेट अ पीस ऑफ गोवा फॉर योर सेल्फ, दिस वॉज द टैग लाइन। एंड आर यू एक्सपेक्टिंग पीपल नॉट टू गेट एजिटेटेड? मतलब यार वो एक सेंटिमेंट है कि कोई, जैसे हम कहते हैं ना, अभी आगा साहब भी जो है कह रहे थे कि कश्मीर के सिलसिले में जो बात हो रही है, पीपल लुक एट कश्मीर एंड दे अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज कश्मीर का एक अपना एक probably because it has been highlighted because Muslims have been there. Goa has not been highlighted because it was a Catholic and predominantly everybody thinks that everybody is a Catholic. No, majority are Hindu. 29% is a Catholic population and 8 to 10% is Muslim population. ये उसका population figures है। लेकिन गोवा के जो आइडेंटिटी का जो मसला है वो ना पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, यहाँ तक कि रियल एस्टेट की वजह से इस कदर वो मिसगाइड हो जाता है कि somebody like a real estate group comes, buys a land, probably 2 लाख स्क्वायर मीटर उन्होंने खरीद लिया, प्लॉटिंग कर दी और कहा कि you can have a piece of Goa. That hurts the local population. Now, this you will not read anywhere. Land rights, जिस तरह नक्सल्स पैदा हुए, नक्सलिज्म का जो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ, वो क्यों खड़ा हुआ? आई एम श्योर योर जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, आप में से कोई थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल सकता है। वाई, व्हाट इज दिस नक्सल मूवमेंट, माओइस्ट मूवमेंट, कहाँ से शुरू होता है, क्यों हुआ, व्हाट इज द रूट कॉज? एनीबडी? डिस्प्लेसमेंट, मतलब खैर वो तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द बिगेस्ट इशू विथ, and that is he comes very close to that area and he knows a lot of people, interaction उनका रहता है। We look, so unless and until this is not amplified and portrayed on media, you will never know this. Goans today, अगर गोवा का, यहाँ तक कि मेरे एक बैचमेट थे यूनिवर्सिटी में, very English department, one of the rankers of the university, 2 महीने पहले मैंने उनका एक वीडियो और ट्वीट देखा जहाँ पे उन्होंने कहा कि टूरिस्ट प्लीज डोंट कम टू गोवा, वी डोंट नीड यू। समबडी हु हरसेल्फ ट्रैवल्स अ लॉट, फॉरेन लैंड जाती हैं, यूरोप, यूएस, ये सब कंट्रीज मतलब घूमी हुई हैं, बट शी सेज टूरिस्ट प्लीज डोंट कम टू गोवा। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट? दैट इज बिकॉज द आइडेंटिटी इज बीइंग लॉस्ट। कोंकणी में एक शब्द है गोयकारपन, मतलब गोवन। अक्सर लोग पूछते थे अच्छा गोवनीज कोई वर्ड नहीं होता, गोवंस है। सो देयर इज नो गोवनीज कल्चर और देयर इज नो पोर्चुगीज गोवंस अब नहीं रहे, गोवंस हैं। वहाँ के क्या कहें जनरेशंस, दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल, डॉटर्स ऑफ द सॉइल। द ओनली वन नेम, बिग नेम दैट द इंडिया heard about was Mr. Manohar Parrikar, the first IITian chief minister, and that is how he was known. Yes, his contributions are a lot, but I'll not get into the politics part of it. Let it there. But when I say doesn't get amplified, so these are the ground problems. Properties को सबलेट करना, बेचना, अभी रिसेंटली अगर आज भी आप देख सकते हैं कि परसों ही और एक बीच शैक उसको बोलते हैं जो बीच पे रेस्टोरेंट कोई इस्टेब्लिश कर रहा है, खड़ा कर रहा है, इरेक्ट कर रहा है। तो गोवा में जो है ऐसे 200
बीच शैक्स है अक्रॉस द कोस्ट लाइन। एक बीच शैक पे 2-3 बंदों के बीच में अनबन हुई, पीटा गया, एक की मौत हो गई। रीज़न ये था कि जो स्टाफ था शैक का वो सभी जो है नॉन गोवंस थे, जो बंदा था वो गोवन था। बीच शैक सबलेट किया गया था, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अब उस बीच शैक को सबलेट करने से रोक दिया गया है। ऐसे सभी शैक्स को डिमोलिश करने का फरमान जारी हुआ है। आइडेंटिटी हर जगह एक रीज़न बन जाता है लोगों के एजिटेशन का। तो इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के और भी रीजंस हैं और बहुत सारे इश्यूज जो मिसमैनेज हो जाते हैं या फिर कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आते। इनमें से एक बहुत बड़ा इशू जो हिंदुस्तान को अफेक्ट करते रहा है इज़ माइनिंग। अब गोवा में माइनिंग जो है 2012 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो नटराजन उस वक्त एनवायरनमेंट मिनिस्टर थी, उन्होंने जो है उस पर ब्लैंकेट बैन कर दिया था कि गोवा के एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ठीक है, गोवा के एनवायरनमेंट के सिलसिले में तो काफ़ी सारी बात हुई। यू विल नॉट इमेजिन कि ऑलमोस्ट 6 to 10 लाख का जो पॉपुलेशन है, 50% ऑफ गोवा's पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन माइनिंग। गोवा के ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गई। अब उनके लिए जो है फिर स्पेशल स्कीम्स लाए गए, कंपेंसेटरी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की। जो एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आयरन ओर जहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है जिस माइन से, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली ट्रक की ज़रूरत पड़ती है। अब ट्रक से वो जाएगा एक रिवर साइड में जहाँ पे जेटी है, जिसको जेटी इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर द शिप, अ स्मॉल शिप विच इज़ कॉल्ड बार्ज विल कम। ये ट्रक उसमें डंप करेगा आयरन ओर एंड देन द बार्ज विल टेक इट टू द बिगर शिप विच इज़ एट द पोर्ट एंड फ्रॉम देयर इट इज़ टू नॉर्मली गेट एक्सपोर्टेड टू चाइना, समटाइम्स टू अदर कंट्रीज इन द ईस्ट। सिर्फ इस एक ट्रक के पीछे आप सोचिए कि कितनी बड़ी इकोनॉमी घूम रही है। एक तो ये कि वो ट्रक का ड्राइवर है, ट्रक ओनर है, उसको अटेंडेंट है, उसके बाद उसके चाय नाश्ता, मेंटेनेंस, टायर्स, वो पूरी रूट पे। अच्छा, माइनिंग बेल्ट ऐसा है कि जहाँ पे एक बार वो मूवमेंट शुरू हो जाए तो वहाँ पे धूल उड़ना शुरू हो जाती है, तो वो रोड मेंटेनेंस और ये सभी चीज़ें। सो यू कैन इमेजिन कि अगर एक ट्रक के पीछे करीब करीब 10 से 15 नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रहे हैं और पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री जिस पे पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, उसको ओवरनाइट बंद किया जाए तो क्या हाल हो। तो ऐसे में जो लोग उस पर डिपेंड रहे उनके लिए ये उनकी आवाज़ बनना ये ज़रूरी था और वो नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो अभी शारिक भाई बताए, इफ़ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट, इसकी शुरुआत यहीं से होती है कि आपने उनको अपने जो रूटीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनके लाइवलीहुड, उनकी आइडेंटिटी को जब ख़त्म किया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशंस प्रोग्रेस, व्हाटएवर, लेकिन उस इतनी बड़ी आबादी का जो डे टू डे लाइवलीहुड क्वेश्चन था उसको एड्रेस नहीं किया, तो वहाँ से वो मूवमेंट खड़ा होता है। हमारे लिए तो मेन स्ट्रीम में वही आता है कि वो नक्सल्स हैं, दे आर एंटी नेशनल्स। एक करीब 6 महीने पहले इसी चीज़ को एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के एडिटर के साथ मैं बैठा था, एंड व्हेन दिस होल थिंग अबाउट लैंड इश्यूज स्टार्टेड कमिंग अप, ऑफ द कफ उन्होंने एक रिमार्क कर दिया, यार आई थिंक द नेक्स्ट थिंग दैट विल हैपन इन गोवा इज समबडी विल वेक अप विद अ गन एंड शूट सम लैंड ओनर। इट इज़ गोइंग टू दैट एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि कोई उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा।
गोवा में अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले, 1 साल 2 महीने पहले एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हुआ, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसको पिछले साल अवार्ड भी मिला कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसी ने किया तो उसने किया। वहाँ पे 5 गांव के लोग डिस्प्लेस हुए। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम कंपेंसेशन देंगे। करीब 10 साल हो गए, कंपेंसेशन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि लैंड जब एक, अब ये सोचिए आप कि 10 साल पहले किसी के दादा की प्रॉपर्टी थी और उसके बाद उनके बच्चों की और उनके बाद में पोतों की या पोतियों की होगी। Now those grandchildren have to prove that they have a connection to the original landowner. ये है हमारा लैंड सिस्टम। Until then they do not have a source of livelihood which is farming, नहीं है, क्योंकि गोवा में कैशू प्लांटेशन इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इनकम। कैशूज़ जो है, फ्रूट भी है, एज इन कैशू नट्स जो आप सभी जानते हैं। उसके अलावा कैशू फ्रूट जो होता है उससे रस निकलता है, उसका अल्कोहल बनता है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है, वो सब। इट्स अ बिग इंडस्ट्री। सो दिस प्लांटेशन बिजनेस इज गॉन। अब उनके पास बचता क्या है फिर? दे हैव टू आइदर माइग्रेट टू द सिटीज, टाउन्स, और डाई। दैट इज सो। ऐसे में जब रिटेलिएशन होता है देन वी कॉल दिस पीपल एंटी नेशनल्स। ये मैं गोवा की इसलिए एग्जांपल आपको दे पा रहा हूँ बिकॉज आई एम सीइंग इट फर्स्ट हैंड। मैं आपको जो है डिटेल्स में किसी भी दूसरे रीजन के बारे में नहीं बता पाऊंगा, दो आई नो द स्टोरीज, बट आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली द डिटेल्ड कंपोनेंट्स ऑफ दैट प्रोटेस्ट। और जैसे कि कोल हो गया, अब कोल के सिलसिले में जो हो रहे हैं प्रोटेस्ट, या अदानी ग्रुप को जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हैंड ओवर होता है तो उसको करीब 5-10 साल तक वहाँ के लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है डिफेंस फोर्सेस को इस्तेमाल करके फिर वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करती है, और वो एक कारण बन जाता है। तो एक हुआ, अब ये एग्जाम्पल मैंने जो दिया वो आपको माइनिंग का, उससे रिलेटेड मैंने आपको लाइवलीहुड के बारे में बताया। गोवा में और एक चीज़ है, अब ये ज़्यादा हो रहा है आपके नॉर्थ में हो रहा है, तो पंजाब में हो रहा है, आई थिंक वेस्ट बंगाल में भी, क्योंकि मैं अक्सर दुबई वगैरह में देखता हूँ। एंड दैट इज़ अबाउट ब्रेन ड्रेन। अच्छा खासा तबका जो वेल एडुकेटेड है, इट इज़ मूविंग आउट। गोवा में उसका तरीका अलग है क्योंकि गोवा में पोर्चुगीज़ रूल कर रहे थे। सो एनीबडीज, इवन ग्रैंड पेरेंट्स वर वर्किंग और बॉर्न ड्यूरिंग द पोर्चुगीज़ रूल, दैट इज़ 1961 से पहले कोई रहा है। And if they can prove the lineage, then you can get a Portuguese passport and settle in Portugal, Europe, any of the countries. Now, why does सुबह के सेशन में इसके सिलसिले में एक बात आई, तो ये सब होता क्यों है? Because the government does not want you to ignite that fire. कुछ दिनों पहले मैंने क्या नाम है उनका, एक्टर पंकज त्रिपाठी, इनका एक शॉर्ट रील देखा। उसमें वो कहने लगे कि मैं पहले बहुत ये उत्सुक रहता था कि मुझे कोई सवाल पूछे मैं जवाब दूं, अब मैं सवालों का जवाब क्या, मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। बिकॉज ओवर द लास्ट 1 decade being silent has been thought to be a virtue. आप शांत रहो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो है समझा गया है। Whereas before that, if you are able to speak was a virtue. And the absence of all these issues which we are saying are marginalization of issues is because of that narrative where silence is a virtue. And unless and until people like you, and I'm very glad to see that you're so enthusiastic, that you want to take up issues. आपके सुबह से जो interaction में यहाँ पर सुन रहा था, तो if it is not done by young and budding journalists like you all, then I think the future will have that कि silence is a virtue. एक चीज़ को कहते, 2 चीज़ें के ऊपर मैं ख़त्म करूँगा।
अच्छा, गोवा में ये सब आप सोचेंगे कि इतना डेवलप्ड स्टेट होने के बावजूद क्यों नहीं होता। गोवा में 4 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं जो प्रिंट हो रहे हैं, बाकी ऑनलाइन एडिशंस आते हैं। 11 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, कोंकणी एंड मराठी के पेपर्स न्यूज़पेपर्स ज़्यादा हैं। 4 में से 3 माइनिंग इंडस्ट्री के हैं, 2 माइनिंग इंडस्ट्री के हैं, एक जो है टाइम्स ऑफ इंडिया है कॉर्पोरेट, और एक जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो हेराल्ड, वो 1900 से सिंस 1900 इट्स देयर, बट हर एक मीडिया हाउस का कुछ ना कुछ पॉइंट है। मैंने आपको बता दिया 2 माइनिंग इंडस्ट्री में है। अच्छा, मेरे पेपर का अगर मैं बता दूं तो आई कैन बी वेरी फ्रैंक दैट समवेयर डाउन द लाइन माई ओनर हु इज़ अ प्रोपराइटर हैज़ सम गुफ अप्स इन एनवायरमेंटल इश्यूज, सो इसलिए वो कुछ चीज़ें जो है एनवायरमेंट को नहीं छेड़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया एज अ कॉर्पोरेट दे हैव टू बी साइलेंट ऑन सर्टेन इश्यूज, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम और द अदर रीजन टू रिमेन साइलेंट। The bottom line is finance. इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आज हालत ये है कि लोग ऑब्वियसली पेड सब्सक्रिप्शंस हमारे यहाँ पे कितना चलते हैं आप सभी जानते हैं। सभी यूट्यूबर्स, सभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिनको आप फ्रीलांसर कहते हैं, आर ऑल वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। मतलब महीने का कोई 2000 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, और वो 10-20 लोगों से जो है 10-10, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार कमा करके अपना पेट पाल रहे हैं। ये रियलिटी है। लास्ट, वाई शुड बी देन इन सच अ डिफनिंग टाइम्स कंटिन्यू जर्नलिज्म देन? मतलब सब कुछ, अगर सब कुछ इसी तरह चलना है तो फिर हमने क्या, कौन सी नई चीज़ करनी है? कुरान मजीद मुझे सिखाता है कि हर बुरी चीज़, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आएगा। उसी के साथ और एक चीज़ जो मैं कुरान से सीखता हूँ वो ये है कि कोई भी गलत चीज़ अगर फैल रही हो और आप भी उसका हिस्सा बन रहे हैं तो आप भी उसके उतने ही जिम्मेदार बन जाते हैं। एंड अगर बहुत लोग जो है सोसाइटी पे तो अकाउंटेबल है नहीं, लेकिन द लीस्ट दैट यू कैन बी fearful of is कि भाई मरने के बाद तो मुझे किसी को मुंह दिखाना है। That is the last thing that I think can keep somebody to do good journalism, and I expect कि आप सब में से जितने भी जर्नलिज्म को परस्यू करेंगे इसके आगे, इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है आप सबको जो है वो हिम्मत दे कि आप बेहतर से बेहतर जर्नलिज्म करने की। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Thank you, sir, for your kind words. I would request Masih sir to give a memento to Shoaib sir.